नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस प्री 2024 का फर्स्ट मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट के अंदर 10 पीवाईक्यूज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हर एक सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ए. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लिटन, बी. सब्सिडियरी एलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, सी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी एंड परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको बताना कौन सा पेयर सही नहीं है। तो इसका आंसर है ए. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन, RIPPON। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आप लोगों को पता होगा लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल, कब? 1799 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी कब स्टार्ट किए थे? 1848। और परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर होगा मॉडर्न हिस्ट्री MCQs करके, मॉडर्न हिस्ट्री PYQ MCQs करके होगा। तो आप वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के MCQs करा के, PYQs करा के, तो मैंने वहाँ पर सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के रिलेटेड एक ट्रिक दे रखी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको दे दिए जाएंगे 5 स्टेट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट को एनेक्स किया है, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मज़ेदार है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से रिलेटेड है, सब्सिडी अलायंस से रिलेटेड है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वाइसरॉय, ये सब की ट्रिक मैंने दे रखी है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री MCQs करके। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल एक चैप्टर होगा, उसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 का रखें। वॉल्यूम थोड़ी कम है, तो वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखना, ट्रिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखो, 3 तरह के रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहला परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, और जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो परमानेंट सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर इन 1793। कितने % एरिया पर? 19% एरिया पर। तो ध्यान रखिएगा, 19% एरिया पर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस एंड नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। ठीक है, फिर से बताता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज द जमींदारी सेटलमेंट। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द जॉन कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर इन 1793। ठीक है, कहाँ पर? कितने एरिया में? 19% एरिया में। और कहाँ पर? बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस एंड नदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। कभी कभी आपसे ये एरिया पूछ लिया जाता है। ठीक, नाउ रेवतवाड़ी सेटलमेंट, रेवतवाड़ी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। कितने % एरिया पे? 51% एरिया पे। कहाँ पे? बम्बई, मद्रास एंड आसाम। ठीक, नेक्स्ट है महलवाड़ी सिस्टम बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। कितने % एरिया पे? 30% एरिया पे। कहाँ पे? पंजाब एंड यूपी। तो ये सारे सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा मतलब कौन से स्पेसिफिक इवेंट हुए हैं उसको लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सारे चीज़ें जो भी मैं बताऊँगा आपको एक एक तरीके से सुनते जाना है। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस साल में इनेक्ट हुआ था? तो यार ना 1878। किसके टेन्योर में? लॉर्ड लिटन के टेन्योर में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रिपेल किया गया है? किसके द्वारा ख़त्म किया गया है? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है गैगिंग, GAGGING। तो जानना, गैगिंग एक्ट के नाम से भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जानते हैं और लॉर्ड लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और रिपेल किया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट 1878। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आर्म्स एक्ट 1878 किसके टाइम पे लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन। फर्स्ट फेमन कमीशन सेटअप अंडर रिचर्ड स्ट्रेचे। ठीक है, देखो जैसे अभी पेयर में पूछा है, इसी तरीके से पेयर में पूछ लिया जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। मैच करने के लिए, कोर्ट्स में अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट फेमन कमीशन सेटअप अंडर रिचर्ड स्ट्रेचे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट फेमन कमीशन को सेटअप किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके अंडर में? किसके चेयरमैनशिप में? रिचर्ड स्ट्रेचे। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878-1880। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ लिया जाएगा सेकेंड एंग्लो अफगान वार, डेट पूछी जा सकती है और किसके टाइम पर लड़ा गया था, किसके टाइम पर ये हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, आपको पता होगा 2 अफगान वार हुए हैं। फर्स्ट अफगान वार 1839 to
1842 किसके टाइम पे? ऑकलैंड, AUCKLAND। तो याद रखना फर्स्ट अफगान वार जो कि 1839 टू 1842 तक हुआ था, और किसके टाइम पे? लॉर्ड ऑकलैंड के। और सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1880, लॉर्ड लिटन। देखिए अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे फोल्डर, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं, आप एक बार जाके देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई साहब। अगर आपको इस बार 2024 का MPPCS पार करना है तो आप 100% एक बार जाके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या लेवल करा रखा है मैंने, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरह से करा रखा है। आप एक बार जाके देख जरूर लीजिए, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो बस 10 मिनट में पता चल जाएगा कि हाँ दम है या नहीं। चलो ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, आप लोग जानते हो लॉर्ड डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं उसको पॉइंट फॉर्मेट्स में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी। ये भी पूछा गया है एक बार कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो सर्विस थी वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई थी? तो याद रखना कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट रेलवे सर्विस स्टार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा गया एक बार कि रेलवे सर्विस किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1853। कहाँ से कहाँ तक रेलवे को चलाया गया था, मतलब ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? बम्बई टू थाने। कौन सी कंपनी, कंपनी का नाम भी पूछा गया कि रेलवे सर्विस स्टार्ट की गई थी लॉर्ड डलहौजी, जिसने बम्बई टू थाने तक ट्रेन को चलाया था, वो कौन सी कंपनी थी? ठीक है, कंपनी का नाम पूछा गया है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, तो ठीक है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी। तो आपको ये कंपनी का याद रखना है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा फर्स्ट रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया गया था 1853 में, जिसने बम्बई टू थाने तक सिटीज़ को कनेक्ट किया था, किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप लोगों को पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी 1848 में इनिशिएट की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो मैंने एक ट्रिक दे रखी है, आप एक बार ट्रिक को देख लीजिएगा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट में और सारी वीडियो देखिए, ट्रिक देख लेना, ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 डायरेक्ट पूछा गया एक बार कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 नहीं दिया था, और किसके टाइम पर इनेक्ट हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD इस्टेब्लिश की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड डलहौजी। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमस कॉलेज एट रुड़की, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एज पर द गिवन कोड। देखो कोड मैंने लिखे नहीं है क्योंकि कोड को लिखने में लगता है टाइम और इतना स्पेस भी नहीं है, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। आप एक मतलब हर एक नेशनल पार्क को जानना जरूरी है। तो ठीक है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? बंधवगढ़ है हमारा मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखना बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बंदीपुर कर्नाटका, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश और बंदीपुर कर्नाटका। रोहला हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात में। तो आपको ये याद रखना है, सारे नेशनल पार्क को याद रखना है। बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, बंदीपुर कर्नाटका, रोहला हिमाचल प्रदेश में है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंडियन पॉलिटी से है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आपको हर एक शेड्यूल पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 7 शेड्यूल। तो आप लोगों को पता होगा 7 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर या वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो आप लोग जानते हो 7 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। देखो 3 लिस्ट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टेट लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट दे रखी हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 8 शेड्यूल, देखो 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेजेस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, तो इसका आंसर है लैंग्वेजेस। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर भी छोटी सी ट्रिक है इसलिए, नहीं तो मैंने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 30 चैप्टर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ। 30 चैप्टर्स के MCQs एक बार आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में मैंने करा के हैं,
और ट्रिक के साथ करार क्या है। तो देखिए मैं बता रहा था आपको 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस पार्ट कौन सा है पहले ये बताइए। पार्ट है 17, तो आपको याद रखना है पार्ट 17 के अंदर लैंग्वेजेस है। टोटल लैंग्वेजेस कितनी है अभी करंट में 22 लैंग्वेजेस, ये याद रखनी है 22 लैंग्वेजेस हैं और पार्ट 17 के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात आपसे ये पूछ लिया जाता है, आपको 5-6 लैंग्वेज दे दी जाएंगी और बोलेंगे कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको 8 शेड्यूल में ऐड किया था। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड की गई थी। तो ये याद रखना 71 सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। फिर 71 में 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। तीन लैंग्वेजेस की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। कौन का मन नेपाली, कौन का मन नेपाली, देखो कौन का मन नेपाली, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कौन का मन नेपाली, मेरा मन नेपाली, ठीक है। तो 71 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। 3 लैंग्वेजेस कौन सी थी, कौन का मन नेपाली मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो आपको याद रखना है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप लोग ऑप्शंस देखोगे तो इजीली पता लगा लोगे कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो याद रखना 21 में सिंधी को, 71 के 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कौन का मन नेपाली मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एक 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था 8 शेड्यूल में। 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। वो 4 लैंग्वेज कौन सी है, उसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है 2 सन बोर्ड में, 2 सन मतलब 2 बच्चे, 2 सन बोर्ड में, 2 सन बोर्ड में। 2 से डोगरी, सन से संथली, डोगरी संथली, बोध से बोधू और मैं से मैथिली, ठीक है मैथिली। तो याद रखना डोगरी, संथली, बोधू और मैथिली। तो ये आपको याद होनी चाहिए सारी ट्रिक। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पूरा। 21 से सिंधी, 71 से कौन का मन नेपाली और 92nd अमेंडमेंट से 3 लैंग्वेज को ऐड किया, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन सी थी वो, 2 सन बोर्ड में, ठीक है। तो याद रखना ओरिजिनल कितनी थी 14 लैंग्वेजेस थी, अब कितनी है टोटल 22 हो गई है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो 21 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 71 के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कौन सी, डोगरी, सन से संथली, बोध से बोधू और एम से मैथिली, ठीक है। आप इजीली ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन देख के आप इजीली डिटेक्ट कर सकोगे, पता लगा लोगे कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो देखो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 5-6 बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएंगे आपको, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, नाउ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, 22। ओरिजिनली कितनी थी 14। और 7 शेड्यूल किससे था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। 9 शेड्यूल, पहले एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 9 शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। 9 शेड्यूल को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, तो याद रखना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। तो 9 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो इसका आंसर है 4th, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। 10th शेड्यूल, ऑप्शन लास्ट बचता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 10th शेड्यूल जो कि रिलेटेड है किससे, एंटी डिफेक्शन लॉ से, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। तो याद रखना 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। 7 शेड्यूल फिर से बता देता हूँ, 7 शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, 9 शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और 10 शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है और 9 शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स लिखी नहीं है वही। तो देखिए ये है हमारे साइक्लोन्स और ये है कंट्री। तो बताना है आपको, देखिए वैली वैली, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और चाइना। तो वैली वैली आता है हमारे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना। हुरिकन्स यूएसए, फिलीपींस और चाइना, तो हुरिकन्स आता है यूएसए में। टाइफून्स फिलीपींस और चाइना, तो टाइफून चाइना के अंदर। और वैग्यू फिलीपींस, ठीक है। तो याद रखना वैली वैली ऑस्ट्रेलिया में, हुरिकन्स यूएसए में, टाइफून चाइना में और बाग्यो फिलीपींस में। एक और साइक्लोन है टाइफू, TAIFU, टाइफू कहाँ पर, जापान में। तो आपको ये याद रखना है। और साइक्लोन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको, वैली वैली ऑस्ट्रेलिया, हुरिकन्स यूएसए, टाइफून चाइना और वाग्यू फिलीपींस, ठीक है। टाइफू जापान और साइक्लोन इंडिया। टाइफू इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है टाइफू। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को करना है, मैच करना है और कोड मैंने लिखे नहीं है, सारे हमें एसिड याद होने चाहिए। देखिए लैक्टिक एसिड आप लोगों ने, चलो पहले पढ़ लेते हैं। लैक्टिक एसिड, लेमन, रैंसिड बटर, मिल्क और विनेगर। तो लैक्टिक एसिड आप लोगों ने एक डिब्बा पढ़ रखा होगा, आपको दिया होगा शायद, लैक्टोनिक, ठीक है, डिब्बा लैक्टोनिक करके एक डिब्बा आता है। तो लैक्टिक एसिड इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है, लैक्टोजन, लैक्टिक एसिड मिल्क। एसिटिक एसिड लेमन, रैंसिड बटर और विनेगर। तो एसिटिक एसिड कहाँ पर, विनेगर में, ठीक। सिट्रिक एसिड लेमन और रैंसिड बटर। तो सिट्रिक एसिड किस में, लेमन में, ठीक है। जितना भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और एक एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। बिट्रिक एसिड, रैंसिड बटर, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, फिर से बताते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क, एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक लेमन्स और बिट्रिक एसिड रैंसिड बटर। अब देखिए एक और आता है फॉर्मिक एसिड, FORMIC। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, एंट, जो आपको चींटी काट जाती है, चींटियाँ भी मधुमक्खी काटती है, ठीक है, तो वो अपना जहर मतलब केमिकल रिलीज करती है। वो कौन सा केमिकल होता है, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो आपको याद रखना है फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, एंट में और बीज में, मतलब मधुमक्खी, ततैया। पता नहीं आप जानते नहीं जानते, ततैया कहते हैं हमारे यहाँ, पीली कलर की जो होती है ना, ततैया। तो एंट और बी फॉर्मिक एसिड। एक और एसिड होता है टार्टेरिक एसिड, TAR, टार्टेरिक एसिड, आ रही है ना टार्टेरिक एसिड। वो किस में, वो है ग्रेप्स। तो याद रखना है आपको टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में, ठीक। फॉर्मिक एसिड एंट और बीज। एक और आता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस में, सोडा वाटर में, सोडा वाटर, या फिर आप जो पेप्सी पीते हो उसके अंदर भी कार्बोनिक एसिड मिलता है। देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। फॉर्मिक एसिड याद होना चाहिए, ठीक है, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सारे एसिड याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बायोलॉजी से है, वही लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, कोड्स मैंने लिखे नहीं है। बताना है आपको कि किसकी कमी से क्या होता है। विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, एनीमिया और स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं, जो दांत के जो मसूड़े होते हैं ना, उसमें ब्लड आने लग जाता है, तो इस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं। और किसकी कमी से होता है, किसकी डिफिशियंसी होता है, विटामिन सी। फॉलिक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी या एनीमिया। तो फॉलिक एसिड रिलेट टू एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी। तो विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, तो याद रखना। एक और आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। कलर ब्लाइंडनेस ये हमारी सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अच्छा कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर ब्लू, रेड और ग्रीन जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। रेड को वो ग्रीन देखेंगे, ग्रीन को वो रेड देखेंगे, इस तरीके से। तो ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। और विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता। और बेरी विटामिन B1 से। तो याद रखना है विटामिन सी, स्कर्वी, फॉलिक एसिड, एनीमिया, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन B1 बेरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए मेन्स विटामिन सोर्स और डिफिशियंसी डिसीजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथालमिया, है ना, ज़ेरोथालमिया और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी से। विटामिन B1 थायमिन, बेरीपेरी एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, क्या होता है इससे? चिलोसिस और ग्लोसिस्टिस, डेमास्ट्रोसिस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट विटामिन B3 नाइसिन, क्या होता है इससे? प्लेग्रा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। विटामिन B3 की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना प्लेग्रा। विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, इससे क्या होता है? पैरास्थेसिया, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम एंड मस्कुलर ट्विस्टिंग। विटामिन B7 बायोटिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन डिसीज और फॉल ऑफ हेयर्स, जो कि मेरे हो रहे हैं, है ना। तो मेरे अंदर विटामिन B7 की कमी है, मतलब बायोटिन्स की। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, एनीमिया और ग्रोथ रिटार्डेशन, एनीमिया पूछा जा चुका है, अभी पूछा था पीछे। विटामिन B12 कोलाबिन्स, इससे क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया और एबनॉर्मलिटी इन द नर्वस सिस्टम। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, काफ़ी है इंपॉर्टेंट, स्कर्बी, ठीक है, ब्लडिंग जम्स। विटामिन D कैल्सिफेरॉल्स, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन D से पूछा जाता है कि केमिकल नेम क्या है? कैल्सिफेरॉल, और इसकी डिफिशियंसी कौन सी बीमारी होती है? तो जानना रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। विटामिन E टोकोफेरॉल्स, इससे क्या होता है? स्टेरिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेरिलिटी मतलब बच्चे नहीं होते, ठीक है, बांझपन जिसको बोलते हैं। विटामिन E टोकोफेरॉल्स, क्या होता है? स्टेरिलिटी और वीकनिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मसल्स। विटामिन K इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग समझते हो आप? खून पड़ जाता है, जो खून पड़ता है, जैसे आपको घाव लग गया, घाव लगने के बाद जो खून को जो रोकता है, क्लोट करता है, खून पड़ता है, ठीक है, वो विटामिन K की वजह से होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड्स मैंने राइट किए नहीं है, कोड को लिखने में लगता है टाइम, तो कोड्स लिखे नहीं है। ये हमारे फिजिक्स से है। वाट किसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट है ये, और पैरामेट्रिक क्वांटिटीज़ को मैच करना है। वाट हीट, नेविगेशन या स्पीड ऑफ शिप या पावर, बताओ किससे रिलेटेड है? तो वाट रिलेटेड है हमारी पावर से, तो याद रखना है पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट। नॉट हीट, नेविगेशन और स्पीड ऑफ शिप, तो नॉट किसकी ऐसा यूनिट है? स्पीड ऑफ शिप की, इंपॉर्टेंट है। न्यूटिकल माइल हीट और नेविगेशन, तो न्यूटिकल माइल है नेविगेशन की, और कैलोरीज हीट की, हीट और वर्क की कैलोरी है। तो याद रखेगा आप, फिर से एक बार पढ़ते हैं, वाट पावर की, नॉट स्पीड ऑफ द शिप, न्यूटिकल माइल्स नेविगेशन और कैलोरीज हीट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाल दिया मैंने, नॉट करेक्टली मैच पूछ चुका है, ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ शिप, बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम्स, आपने ये वाला साइन पढ़ रखा होगा 12th क्लास में, फिजिक्स की 12th क्लास में। तो एंगस्ट्रॉम्स यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। और लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, नहीं, ये रॉन्ग है। लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस की यूनिट है, क्या ये डिस्टेंस की यूनिट है, तो आपको याद रखना है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कितना किलोमीटर आता है इसमें? 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, तो याद रखना है लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे तो 10⁻15 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, एक बार नहीं काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना लाइट ईयर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, और कोड्स मैंने लिखे नहीं है, ठीक है, वही है। स्टेट और हाईएस्ट पीक, ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी से है। तो देखिए हाईएस्ट पीक केरला, केरला में कौन सी पीक मिलती है? दोदा बेटा, नंदा देवी, अन्नामुंडी या सारामती। तो आप लोग जानते हो केरला के अंदर कौन सी है? अन्नामुंडी, जो कि सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक, केरला में अन्नामुंडी, और अन्नामुंडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया, पेनिनसुला इंडिया। नागालैंड में कौन सा? दोदा बेटा, नंदा देवी या सारामती। तो आप लोग जानते हो नागालैंड में सारामती हाईएस्ट पीक है। उत्तराखंड दोदा बेटा, नंदा देवी, तो उत्तराखंड का नंदा देवी, और तमिलनाडु का दोदा बेटा। तो आपको ये सारी पीक याद रखनी है, फिर से करते हैं, केरला अन्नामुंडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अब क्वेश्चन हम जो करेंगे वो करंट अफेयर से है, ठीक है। जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और कौन सी करंट अफेयर है? जनवरी की करंट अफेयर है। विच टाइगर रिजर्व्स हैज़ गॉट अ टाइटल इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ठीक है। अभी आप लोग जानते हो एक टाइगर रिजर्व्स को अभी टाइटल मिला है किसका? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क किसे डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शंस: काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स, पेंच टाइगर रिजर्व्स, नामदफा टाइगर रिजर्व्स और कामलांग टाइगर रिजर्व्स। तो इसका सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। देखो, अब काजीरंगा कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व्स आसाम में है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स आसाम, पेंच महाराष्ट्र, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और कामलांग ये भी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है काजीरंगा आसाम में, पेंच टाइगर रिजर्व्स महाराष्ट्र के अंदर, जिसको अभी एक टाइटल मिला है कौन सा? डार्क स्काई पार्क, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, और कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10th अभी बताया था मैंने, करंट से रिलेटेड है, पढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंडियन जिसने गोल्ड मेडल जीता है अभी एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। ऑप्शंस: धीरज सिन्हा, मान सिंह, मानवेंद्र कोहली और रोहित यादव। तो इसका सही आंसर है मान सिंह, ठीक है। देखिए, मान सिंह विन द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024, ठीक है। मान सिंह हैज़ बिकम द ओनली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी ओनली आ जाए या फर्स्ट सेकंड आ जाए तो वो समझना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मान सिंह हैज़ बिकम द ओनली द सेकंड इंडियन मेड एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। गोपी थोनकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोपी थोनकल वाज द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट टू विन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप टाइटल इन द ईयर 2017। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, गोपी थोनकल, ठीक है। मान सिंह द्वितीय ऐसे मतलब सेकंड ऐसे इंडियन मेल एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में, और फर्स्ट कौन है? गोपी थोनकल। तो ये हमारे 10 MCQs खत्म हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मॉक टेस्ट सेकंड भी लेकर आएँ। जैसे आप लोगों का कमेंट आएंगे, जैसे आप लोगों का लाइक्स आएंगे, तो मुझे भी एक इंक्रेजमेंट मिलेगा, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके हम मॉक टेस्ट को हम डेली अपलोड करते रहेंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट। तो ठीक है, नमस्कार भाई, बोलो हर हर महादेव।